प्रोग्राम का आगाज अच्छी खबर से करते हैं। मुल्क मुआशी बहाली के रास्ते पर चल पड़ा है। मई के महीने की इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट में करंट अकाउंट खसारा सिर्फ $200 मिलियन रह गया है। उम्मीद है कि माली साल के आखिरी माह तवील अरसे बाद हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में चला जाएगा। बरामदी हदफ के हासिल होने का इम्कान कवी है। तरसीलात ज़र में भी इजाफा हो रहा है। बैरूनी सरमायाकारी के नंबर भी गुज़श्ता साल से ऊपर हैं। यही नहीं, FPR का टैक्स रेवेन्यू हदफ भी हुसूल के करीब है और सबसे बढ़कर होशरुबा महंगाई में 20% कमी आ चुकी है। ये सब कुछ गैर मामूली है, इसलिए कि 1 से 1.5 साल पहले तक रेटिंग एजेंसीज पाकिस्तान के दिवालिया होने का खदशा जाहिर कर रही थी, लेकिन अब मईशत की बहाली की नवीद सुना रही हैं। रेटिंग बेहतर बता रही हैं, सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद का एतराफ़ कर रही हैं। ये सब कुछ इंतहाई गैर मामूली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा जुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पासबान इस्लाम। नाज़रीन, खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का 1 साल मुकम्मल हो चुका है। ये 365 दिन हर रोज़ किसी नई अपडेट के साथ तुलू हुए हैं। SIFC की गैर मामूली कारकर्दगी और भरपूर मॉनिटरिंग के नतीजे में मुआशी पॉलिसीज़ में तसलसल आ रहा है। मुकामी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। सऊदी अरब, UAE, कुवैत और दीगर मुल्कों से सरमायाकारी के मुआहिदे मुमकिन हुए हैं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के क़याम पर सियासी और अस्करी क़यादत ने मुल्की मईशत की सम दुरुस्त करने के साथ मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का बीड़ा उठाया और मुख्तसर वक्त में कई अहम अहदाफ कामयाबी के साथ हासिल किए। इस सफ़र पर देखिए इस्लामाबाद से हेड ऑफ डिफेंस डेस्क मोहम्मद इमरान की एक खुसूसी रिपोर्ट। SIFC का 1 साल मुकम्मल, मईशत की दुरुस्त सिमत का तयन, सरमायाकारी की राह हमवार, ज़राअत, IT और तवानाई के शोबों में अहम अहदाफ हासिल। सियासी और अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल का रोड मैप वाज़े कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में SIFC की एपेक्स कमेटी तमाम अहम फैसलों की मंजूरी देती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी एपेक्स कमेटी का हिस्सा हैं। SIFC का काम कारोबार, सरमायाकारी और निशकारी के मामलात से मुतालिक फैसला साजी के अमल को तेज करना और बैरूनी इन्वेस्टमेंट के लिए साजगार माहौल फराहम करना है। SIFC ने अब तक मुख्तलिफ शोबों में पॉलिसी इक़दामात, सरमायाकारों के एतमाद को बढ़ाने और दोस्त ममालिक को राग़िब करने में अहम किरदार अदा किया और सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत जैसे ममालिक के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और अमरीकी कंपनीज के साथ मुश्तरका मंसूबों की बुनियाद रखी गई। यही नहीं, कौमी खलाई पॉलिसी, टेलीकॉम ट्रिब्यूनल का क़याम, पाकिस्तान स्टार्टअप फंड और बैनुल-अक़वामी स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम जैसे इक़दामात का भी आगाज किया गया है। तवानाई के मुस्तकबिल के लिए विजन 2031 के तहत पन बिजली, शमसी तवानाई, विंड एनर्जी और RLNG जैसे काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए पर तवज्जो मरकूज की गई है। बिजली की चोरी से निपटने के लिए एंटी थेफ्ट टास्क प्रोग्राम का कयाम भी अमल में लाया गया है। पेट्रोलियम सेक्टर में मकामी तेल की रिफाइनिंग की सलाहियत बढ़ाने के लिए $1 अरब से ज़्यादा की सरमायाकारी के साथ हुकूमत और ऑयल रिफाइनरीज के दरमियान दरीना तनाज़ा हल कर दिया गया। 3 पाकिस्तानी ऑयल रिफाइनरीज उगरा के साथ अपग्रेडेशन माहदों पर दस्तखत के लिए भी तैयार हैं, जबकि तेल और गैस की तलाश के हवाले से भी अहम पेशरफ्त जारी है। दूसरी जानिब सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का कयाम और थरकोल ब्लॉक 1 में शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप की सरमायाकारी के साथ गैर मुल्की कोयले पर मबनी पावर प्लांट्स को मकामी कोयले पर मुंतकिल कर दिया गया है। सऊदी अरब के साथ रेकोडिक प्रोजेक्ट पार्टनरशिप की भी बुनियाद रखी गई है। इन सब कामयाबियों के अलावा SIFC के तहत मुल्क में अहम रेगुलेटरी इस्लाहात करते हुए माइंस एंड मिनरल्स डिवीजन का कयाम अमल में लाया गया और $1 बिलियन से कानकनी फंड भी कायम कर दिया गया है। तवक्को है कि इन इक़दामात के नतीजे में पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के नए दौर में दाखिल होगा। रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि मुआशी माहिरीन SIFC की कोशिशों को कैसे देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ मुआशी माहिर जनाब खाकान नजीब साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे जानना चाहूँगी कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के 1 साल को आप कैसे देखते हैं, इस लिहाज से भी कि मुख्तलिफ शोबों में जो कारकर्दगी रही है और जो काउंसिल के दावे रहे हैं, इस लिहाज से आप कैसे देखते हैं SIFC की जो किरदार को इस 1 साल के दौरान? पहले तो ये है कि मैं SIFC को एक इस नज़र से देखता हूँ कि ये एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की कोशिश है, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट भी मौजूद है, पाकिस्तान के चारों सूबाई गवर्नमेंट्स भी मौजूद हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन है, और फिर फेडरल गवर्नमेंट के ऑफ कोर्स एक कंप्लीट जिसे कहेंगे आप रिप्रेजेंटेशन है। इससे जब आप एपेक्स बॉडी देखें, बाकी बॉडीज देखें, तो एक चलें एटलीस्ट एक कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म है आगे बढ़ने का। देखिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट में, पाकिस्तान की फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, याद रखिए कि 5 हुकूमतें पाकिस्तान में हमेशा काम कर रही हैं
इसमें कभी कभी कोऑर्डिनेशन का फुकदान आ जाता है और बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान आ जाता है। और वो फुकदान भी इसलिए आता है कि एक सिस्टम में इनर्शिया है, फिर एक सिस्टम में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज क्या डर है जिसने पाकिस्तान की कई चीज़ों को बहुत स्लो कर दिया है। चूँकि SIFC के जो फैसले हैं वो चैलेंज नहीं हो सकते लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में, तो आई थिंक बहुत सी कबातें सिस्टम से निकाली जा सकती हैं और मैं होप करता हूं कि निकाली गई होंगी ओवर द ईयर जब से SIFC कायम है। दूसरा ऑफ कोर्स एक कोशिश की जा रही है, सऊदी अरेबिया का एक डेलीगेशन पाकिस्तान आया, UAE से एक एंगेजमेंट है, इस वक्त भी चाइना से एक एंगेजमेंट चल रही है कि कन्विंस किया जाए कि एक कंटिन्यूटी रहेगी चीज़ों में एज वी मूव फॉरवर्ड। इसकी एक एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि आपने PIA का एक काम शुरू किया उसकी प्राइवेटाइजेशन का, हमने यही काम 2013 से 16 में भी किया था। आप यकीन कीजिए कि हम तकरीबन PIA को यहीं ले आए थे, पर कंटिन्यूटी टूट गई। अब एक तरह से उससे आगे बढ़ गए हैं, आपकी बिड्स भी कॉल हो गई हैं। सो इवन अगर सिस्टम में तब्दीली भी आई है, केयर टेकर्स गए, 5 ईयर गवर्नमेंट टुक ओवर, सो द कंटिन्यूटी इन द प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस ऑफ PIA, दो बहुत मतलब देर हो गई इस चीज़ को करते करते, बट इज़ देयर। सो दो बातें तो ये हैं। तीसरी बात ये है कि आई थिंक चूँकि सारे प्रोविंसेस भी बैठी, इवन प्रोविंसेस जो कि ऑपोजिशन में भी हैं, आखिर सब ने किरदार तो अदा करना है ना। KPK का सूबा भी चलना है पंजाब की तरह, ये तो नहीं है कि मतलब कराची नहीं चलना है या बलोचिस्तान नहीं चलना। सो सब बैठी, सो एक एटलीस्ट देयर वाज अ डिस्कशन ऑन मैटर्स, और अगर किसी की कोई भी डिफ़िकल्टी थी तो उस पर गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू करेंगे सारे कीन स्टेक होल्डर्स, और जो कीन स्टेक होल्डर्स हैं, अगर FPR के केसेस जुडिशरी के पास फंसे हुए हैं तो एक गुफ्तगू तो करनी पड़ेगी ना कि इतना बड़ा एक चंक है जिसको निकलवाना है। इसी तरह पंजाब के अपने मसाइल अगर वीट की मूवमेंट के हैं, KPK के अपने मसाइल पावर के हैं। सो एक इसको मैं इस तरह देखता हूँ। एंड जहाँ तक FDI का ताल्लुक है, उसमें मैं ज़रूर ये कहता हूँ कि FDI बाहर से लाना ज़रूरी है, जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये एक तवातर से काम करके एक लॉन्ग टर्म काम है, बट हैप्पी टू नोट कि चलें जी, UAE कह रहा है कि हम 10 अरब डॉलर तक कर सकते हैं। फिर बात इन दी एंड तो यहाँ आके रुकी ना कि आपका बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपका प्राइवेटाइजेशन कमीशन या इनर्शिया ऑफ द गवर्नमेंट को तोड़ने के लिए SIFC ने अपना किरदार अदा करना है। मैं ये भी कहता हूँ, मैं बार बार हमेशा कहता हूँ, मैं फिर कह दूंगा कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर को भी उतना ही एक्साइट करें जितना हम फॉरेनर को करना चाहते हैं, बिकॉज इन्वेस्टर बाहर से भी पकड़ना है और पाकिस्तान में भी, चाहे वो चप्पल हो, गाड़ी की बत्ती हो, माइक्रोचिप हो, वो बना के दुनिया को बेचनी है। सो ये एक SIFC को आप इस तरह समझें। आई रियली होप कि आने वाले वक्तों में, इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लोअर लेवल पे चली गई है, 13% ऑफ GDP पे है, 30 से 35% इन्वेस्टमेंट टू पाकिस्तान का 13 पे आ गया है। सो पाकिस्तान ने 13 से 20-22 का साल में तय करना है, पर मतलब अब थोड़ी सी SIFC चूंकि इतनी एक सारा जायजा ले लिया, तो उनको कुछ टारगेट्स देने चाहिए। अपनी में मैं हमेशा कहता हूँ कि रियलाइज करना चाहिए। अच्छा खान साहब, अगर हम इस तमाम तर अरसे में पॉलिसीज़ के तसलसल और सरमायाकारों के एतमाद की बहाली की बात करें तो पाकिस्तान को एक अरसे से इन दो बड़े मसाइल का सामना रहा है। आज मुल्क में पॉलिसीज़ में कितना इस्तेहकाम आपको नज़र आ रहा है और सरमायाकारों के एतमाद का लेवल आप क्या देखते हैं? देखिए ना, एक IMF का प्रोग्राम हो जाता है, एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच आपको की कोशिश की जा रही है। सो जहाँ पे खड़े थे वहाँ से तो ऑब्वियसली एक कॉन्फिडेंस बहाल होना शुरू हुआ है। एक इंटरैक्शन सऊदी अरेबिया भी, अब कतर से भी होगा, चाइना से ऑलरेडी चल रहा है। अब इन चीज़ों को थोड़ा सा जामा पहनाने की का मौका आ गया है। मतलब अगर रेकोडेक में इन्वेस्ट आती है, अगर पाकिस्तान के एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट आती है, पाकिस्तान की जो पावर सेक्टर से बियॉन्ड जाकर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आती है, इससे फिर अब आई रियली थिंक कि जो कॉन्फिडेंस में अगर आप ज़्यादा बढ़ोतरी देखना चाहते हैं कि मतलब पहले -18% था, 14% यानी कि 4% बेहतर हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये काफ़ी बढ़े, तो यू रियली टू सी ऑन ग्राउंड के MOUs जो हैं, अगर 32 साइन हो रहे हैं चाइना में, तो उसमें से 3 MOUs भी जो हैं वो खातिर खा ऑन ग्राउंड आपको दिखाएं कि ये काम हो रहा है। सो आई थिंक दैट्स द नेक्स्ट लेवल, एंड आई रियली होप कि आने वाले दिनों में IMF के साथ एंगेजमेंट, एक अच्छा बजट,
अपनी एनर्जी सेक्टर को बेहतर करना, पाकिस्तान का एक ग्रोथ फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट लिखना, ये सारे काम हैं। और मैं आखिर में हमेशा एक गुफ्तगू करता हूँ कि ये रियलाइज़ कीजिए कि पाकिस्तान एक कॉम्पिटेंस के चैलेंज में है, पब्लिक सेक्टर में भी, हुकूमत में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। जितना अच्छा कॉम्पिटेंस लेवल डालेंगे एनर्जी में, फाइनेंस में, उतनी ही अच्छी आपको रिस्पांस मिलेगा। बिल्कुल ठीक आपने सर। अच्छा, अभी जब आपसे पहले भी मेरी बात हो रही थी तो आपने सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर के हवाले से भी बात की। गुज़श्ता 3 माह के दौरान इन मुल्कों के कई वफूद पाकिस्तान आए, सरमायाकारी के मुआहिदे भी हुए। क्या बैरूनी सरमायाकारी के मुआहिदों पर अमल दरामद की रफ्तार कुछ सुस्त नहीं है? तो ये बात आपकी दुरुस्त है। देखिए ना, अगर 2019 में मैं टेबल पे मौजूद था और रिफाइनरी की गुफ्तगू हिज रॉयल हाइनेस जो MBS हैं, क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया के, उनसे हो रही थी। आज मैं 2024 में फिर ये कह रहा हूँ कि आई रियली होप कि किसी चीज़ को अमली जामा पहना सकें। बहुत सी चीज़ें हमारे एंड पे स्लो हो जाती हैं, हमारे एंड पे दे गेट लॉस्ट इन द सिस्टम। तो यहाँ पे SIFC का एक कोऑर्डिनेशन रोल है कि वो उसको आगे लेकर जा सकें। आई थिंक एक तो स्लो होने की वजह ये है कि इस वक्त दुनिया के इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए थे, तो वेस्ट में इन्वेस्ट करना बड़ा अट्रैक्टिव था। फिर याद रखिए कि पाकिस्तान की जो डेस्टिनेशन है फॉर दीज सऊदी फंड्स, वो इस तरह से एक छोटी डेस्टिनेशन है, तो इसका एक थोड़ा सा आंसर तो जियो स्ट्रेटेजिक हमेशा रहेगा। लोग कहते हैं कि हम बहुत जियो स्ट्रेटेजिक रेंट्स लेते हैं, एक जियो स्ट्रेटेजिक हमारी अट्रैक्शन हमेशा रहेगी। बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, बीइंग अ बिग मुस्लिम कंट्री, बीइंग एन इम्पॉर्टेंट मुस्लिम कंट्री एंड यू नो अ फ्रेंड ऑफ दीज कंट्रीज जिनका हमने जिक्र किया है, चाहे मिडल ईस्ट की हों, चाइना की हों। सो एक एंगेजमेंट जो है इसको हमने चेंज करना है। आई रियली वांट टू सी $50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट so that I can come and say कि you know this is the $50 million एग्रीकल्चर, IT, रेकोडिक का अगर $1 अरब होना है। अब हमें दूसरी बात यह है कि ये सारे काम जो हैं इन्वेस्टमेंट बेस्ड करने हैं और हमारी रविश भी इसी तरह की है। हमने डेट नहीं कंपाइल करना, गवर्नमेंट गारंटीज नहीं खड़ी करनी, बल्कि कंपेटिटिव मार्केट्स, कंपेटिटिव एक्सपोर्ट्स, कंपेटिटिव सेल्स पर इन मुल्कों को लाना है। पाकिस्तान का नेचुरल रिसोर्स एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। मैंने 2022 के एंड में एक पर्चा लिखा था और तब भी लिखा था कि पाकिस्तान रॉक्स यानी कि माइंस एंड मिनरल्स और क्रॉप्स यानी कि एग्रीकल्चर की स्टोरी है इन द शॉर्ट रन। इन द मीडियम रन तो हम अगर अपनी तालीम और ये सब चीज़ें कर सकें, बट एक इसको अमली जामा पहनाने के लिए अपना घर ठीक करना, अच्छा बजट, अच्छा एनर्जी सेक्टर और एक डीरेगुलेटेड इकोनॉमी, ये याद रखिए कि ये 3 चीज़ें हुकूमत के हाथ में है, जो भी गवर्नमेंट इस वक्त है, और ये तीनों काम उनको करने चाहिए। बिकॉज एनर्जी एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है पाकिस्तान के लिए कि इतनी इनएफिशिएंसीज और ये स्टेट रन कंट्रोल से निकालें, इस पे अर्जेंसी दुनिया को एक, जिसे मैं कहता हूँ ना, ऐसा फियर क्रिएट करें कि वो मिस ना कर जाए पाकिस्तान की बोट उनके दिमाग में, जिसे कहते हैं ना फियर ऑफ मिसिंग आउट हो के पाकिस्तान वाकई बड़े काम कर रहा है। 25 करोड़ की मार्केट है। चाइना, कतर, UAE, कार कंट्रीज, ईरान, एक ये अराउंड मार्केट है। ये एक साउथ एशिया की सेंट्रल पोजीशन में है, ट्रेड रूट्स हैं। सो ये सारी जो इमेज बिल्डिंग भी है पाकिस्तान की, मैं कई दफ़ा देखता हूँ कि ऐसी कम्युनिकेशन के एरर्स हो जाते हैं। नेट मीटरिंग पे एक बहस शुरू हो गई है पाकिस्तान में। ये इश्यूज तो आने ही नहीं चाहिए। कम्युनिकेशन भी गवर्नमेंट की बहुत आला होनी चाहिए अगर आप पॉजिटिव आउटलुक पाकिस्तान की क्रिएट करना चाहते हैं। अच्छा, अभी आप रेकोडिक की बात कर रहे थे। रेकोडिक में सऊदी अरब की शमूलियत यकीनन एक अहम पेशरफ्त है। इसको एक तो आप देखते कैसे हैं और इस सिलसिले में मामलात कहाँ तक आगे बढ़े हैं? देखिए, माइंस एंड मिनरल्स में बहुत बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान का। मैं फिगर इसलिए नहीं कोट करता कि वो ओवर द ईयर्स हैं, ओवर द 100 ईयर्स। अगर बहुत बड़ा फिगर कोट करूं तो लोग भी कहेंगे कि पता नहीं कैसी गुफ्तगू कर रहे हैं, पर ये बात तो अयां है कि 28 में पहला रेकोडिक निकलेगा। 28 नहीं होगा, 27 या 29 हो जाएगा, बट अराउंड दैट तो एक एक्सपोर्ट शुरू होगी। बट ये एक ही रेकोडिक तो नहीं है ना, उसके इर्द गिर्द मतलब कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक के ज़खायर, गोल्ड के ज़खायर तो मौजूद हैं। ये पाकिस्तान एक ट्रू कहानी बन गई है कि हमारे पास ज़खायर हैं पर गवर्नेंस का फ्रेमवर्क नहीं है कि निकाल कर दुनिया को बेच सकें। बट ये आना ही आना है। मेरी जनरेशन में आए, आपकी में आए, किसी के में भी आए, ये तो करना ही करना है हमने। बिकॉज ये पाकिस्तान को अल्लाह मियाँ ने उस चीज़ से नवाजा है जिसको हम गवर्नेंस इशू की वजह से
क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे। सो अब रेकोडेक में अगर इन्वेस्टमेंट आनी है, इस पर कोई अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है फंड्स की ज़रूरत की। वो बेस इस पे होनी चाहिए कि अगले 50 साल में या 100 साल में वहाँ से क्या निकलना है। फेडरल गवर्नमेंट का 25% का शेयर है, अगर उसको डाइल्यूट करने जा रहे हैं हम, तो आई रियली होप कि वो उस चीज़ पर हो जिसमें रेकोडेक में भी इंटरेस्ट आए, पर वो फिर आगे भी बढ़े उससे। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक रेकोडेक में तो ऑलरेडी देखे ना 25% हमने डाले हुए हैं, बैरिक खोद रहा है। बैरिक गोल्ड एक दुनिया की, BHP, बैरिक गोल्ड, ये दुनिया की अच्छी कंपनीज में, दुनिया की मार्केट्स को समझता हूँ, यू हैव अ गुड पार्टनर। वो 50% पे खोद रहा है, लेट देम कम आउट। फिर ये भी आखिर हमें मालूम होना चाहिए ना कि अगले 50 साल में इंशाल्लाह पाकिस्तान से जो कॉपर निकलेगा फिर उसको इम्प्रूव करके दुनिया में कैसे बेचेंगे। सो आई रियली कि ये सारी स्टडी हो और फिर इस पे बेस्ड हो कि ये $1-2 अरब तो चले यहाँ आ जाए। व्हाट अबाउट डेवलपिंग द रेस्ट ऑफ द माइंस, उनमें कैसे, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ वी होल्ड पाकिस्तान फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, कि हम इसको बेहतर छोड़ के जाएं आने वाली जनरेशन। मैं कभी कभी अफसोस से कहता हूँ कि जो हमारे पीछे की जनरेशन गुजर, उन्होंने वो कई काम नहीं किए जिससे हमें एक बेहतर पाकिस्तान मिलता। पर ये काम करने हैं ना कि वी होल्ड दिस लैंड फॉर द पीपल हु हैव आवर चिल्ड्रन हु विल कम। वन रियली होप्स कि हम ये सारे काम कर सकें। अगेन मैं फिर कहता जाऊंगा, कॉम्पिटिशन डिटर्मिन करेगी, चाहे वो हम अच्छे माहदे बाहर से करें, हम पाकिस्तान जो बजट है उसमें बहुत रिफॉर्म करें, हम पान की PIA बेचें, एनर्जी सेक्टर को ठीक करें, ये सारे काम कर लेंगे, पाकिस्तान लग सकता है, मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है। बट द हार्ड वर्क हैज़ टू बी देयर। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और हम भी इस सिलसिले में ज़ाहिर सी बात है पूरी कौम दुआ करती है कि पाकिस्तान अपने सरमाए से, अपने जो इस तरह के ज़खायर हैं उनसे तरक्की की तरफ जाए। अच्छा, बैरूनी सरमायाकारी की हम बात कर रहे हैं और ऑयल रिफाइनरी का अगर जिक्र करें तो बैरूनी सरमायाकारी से ऑयल रिफाइनरीज का क़याम 2019 के इस अहम तरीन प्रोजेक्ट की राह में सुर्खीता हाइल रहा है। SIFC के क़याम के बाद इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त हुई है? ये तो देखें तो दिली अफसोस से कहना पड़ता है, हम 2019 में चूँकि टेबल पे थे और हम भी इतना फरवर था, इतनी कोशिश थी कि हम आ गए इस पे, और आज 5-6 साल बाद मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हम वहीं पे खड़े हुए हैं। अच्छा। मतलब कब तक पाकिस्तान में हम ये काम इस तरह चलाएंगे? सो SIFC की एक एंगेजमेंट है, बट मेरा ये ख्याल है कि अब पेट्रोकेमिकल की जो रिफाइनरी है उसमें शायद इंटरेस्ट जो है वो सऊदी अरेबिया का भी कम हो गया होगा, उसकी ओर समझ सकता हूँ, क्योंकि चीज़ें मूव कर गई हैं अब फ्रॉम पेट्रोकेमिकल टू प्रोबेबली EVs, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इस तरह की चीज़ों में। सो आई थिंक अब जो इंटरेस्ट अगर आएगा तो कोई काइंड ऑफ रिफाइनरी जो कि ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो कि केमिकल्स में यूज़ हों, उसकी गुफ्तगू हो रही है। आई थिंक इसकी अभी तक कोई इसको अमली जामा पहनाने के लिए अब जब तक कोई चीज़ सामने नहीं आ जाए, इस पे वन कैन नॉट बी श्योर। अच्छा सर, एक अहम सवाल, एक जानिब मुआशी इशारे बुलंद हैं और मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है और बैरूनी सरमायाकारी के वादे भी हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब IMF से नए कर्ज मुआहिदे के लिए भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। क्या अहम अहदाफ के हुसूल के बावजूद मईशत पर IMF का बोझ लादना ज़रूरी है? पाकिस्तान में आप अगर पिछले जून में चले जाएं 2023, तो मैं तब भी कहता था कि IMF के बगैर मुल्क को चलाना प्रूडेंट या कोई सियानी पॉलिसी नहीं है। सही। पाकिस्तान के रिजर्व्स $4 अरब से नीचे चले, आज $9 अरब पे हैं। पाकिस्तान की इन्फ्लेशन 38% पे थी, आज 12.8% पे है। पाकिस्तान का करंट अकाउंट का खसारा जो है वो तो $200 मिलियन रह गया है। ये सब काम IMF की बरेला की वजह से हुए, मल्टीलैटरल्स ने भी पैसे आपको तभी दिए। पाकिस्तान के पास इस वक्त IMF के साथ एक अच्छा होम ग्रोन प्रोग्राम निगोशिएट करने की गुंजाइश पैदा हो गई है, बिकॉज ये रूम अवेलेबल है। IMF एंगेजमेंट तो करनी चाहिए, पर मुझे अब जो इसमें थोड़ा सा जिसे कहेंगे इनपुट देनी है वो ये है कि IMF की एंगेजमेंट किस टर्म्स पे करनी चाहिए। पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को खुद डिटर्मिन करना चाहिए और उसके लिए जो वर्क है FBR के पॉलिसी पे, एनर्जी की पे, एक्सपेंडिचर की पॉलिसी पे, ओवरऑल बजट पे, प्राइवेटाइजेशन पे, इस प्रोग्राम को ऐसे लिखिए कि ये पाकिस्तान
कि जो कलीदी मसाइल हैं वो हल करने का प्रोग्राम हो और फिर IMF इसको फंड करने को तैयार हो। बात दुरुस्त है, मैं अब भी कहता हूँ कि लोगों को अभी भी जुलाई में जब बजट आ जाएगा, जब एनर्जी की कीमतें तब्दील होंगी तो महंगाई का एक थोड़ा सा अपटिक जो है वो दिखाई देगा। सो पीपल हैव टू स्टिल स्टे केयरफुल। जब ये एंगेजमेंट हो जाएगी, प्रायर एक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं महंगाई जो डाउनवर्ड ट्रेंड पे है वो दोबारा उस तरफ चल पड़ेगी। ये एक ओवरऑल है, IMF में रहना इज अ प्रूडेंट पॉलिसी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब आपके वक्त का। मईशत बहाली के सफर में कौम का हरावल दस्ता मुल्क के सरमायाकार और सनतकार हैं। वो क्या सोच रहे हैं और आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता देख रहे हैं, उन्हीं से जानेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। ऐवान सनत व तिजारत लाहौर के सदर जनाब काशिफ अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सनतकारों की ये मुअस्सर आवाज़ क्या SIFC की एक साला कारकर्दगी पर खुश है, इस पर हम बात करते हैं। काशिफ अनवर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आप सनतकारों के नुमाइंदे हैं, मुल्क में मईशत बहाली के रास्ते पर गामजन है, मुआशी नंबर्स ऊपर जा रहे हैं। सर, इस सूरत हाल पर आप क्या कहेंगे? इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम माशी तौर पे जो हमारी गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है, लेकिन हमें इस बात को देखना होगा कि एक्सपोर्ट्स का बढ़ना हमारा बहुत ज़रूरी है। लेकिन इतने बड़ा हमारा जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, आपकी डिवेल्यूएशन यहाँ पर है, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की जो प्राइसेस इतनी ज़्यादा हैं, अगर इसको हम कम करेंगे तो हमारी इकोनॉमी ज़्यादा बेहतर तरीके से चलेगी। और जो हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं, हम जब तक इंटरनेशनल मार्केट में हम compete करेंगे तो हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकेंगे। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इन्फ्लेशन जो है वो कम, गवर्नमेंट बता रही है कि इन्फ्लेशन कम हो रही है, लेकिन हमें अगर अपनी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को बेहतर लेके चलना है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को इम्प्रूव करना है, तो जब तक हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और इनपुट कॉस्ट हमारी कम नहीं होगी, तब तक हम अपनी इकोनॉमी को शायद बेहतर तरीके से नहीं चला सकेंगे। और ये भी बहुत खुशाइंद बात है कि जितने भी FPR के टैक्स के टारगेट्स हैं वो पूरे हो रहे हैं, और इंडस्ट्री ही इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इन टैक्स के टारगेट्स को पूरा कर रही है। तो मैं समझता हूँ अगर फैसिलिटेशन इससे बेहतर दी जाए तो हम हमारी इंडस्ट्री और हमारी इकोनॉमी बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं। काशिफ साहब, हुकूमती छतरी में बनने वाली खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का 1 साल मुकम्मल हो चुका है। क्या आप समझते हैं कि मुआशी बहाली की जानिब सफ़र में SIFC का भी किरदार है? जी, SIFC का बिल्कुल इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और अगर हम ये चाहते हैं और कि हमारे मुल्क के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, तो SIFC उस सिलसिले में एक बहुत बेहतर किरदार अदा कर रहा है। और जब SIFC जाके प्रेजेंटेशंस और SIFC के प्लेटफॉर्म से तमाम मामलात तय होते हैं, तो जो एक गारंटी का भी एक्सपेक्ट है, उस पे भी अगली गवर्नमेंट को या अगले सेक्टर्स को कोई रिजर्वेशंस नहीं होती। तो जब आप किसी मुल्क में जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो सबसे पहले आप सिक्योरिटी, गारंटी, इकोनॉमिक पॉलिसीज, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। तो जब हम इस प्लेटफॉर्म से अगले इन्वेस्टर्स को और अगली गवर्नमेंट्स को जब हम ये गारंटी देंगे कि अगर आप हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आएगा, और जामिन अगर SIFC होगा, तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो भी आएगा। अल्टीमेटली वो हमारी लोकल इंडस्ट्री को भी बेहतर करेगा, और उसी की वजह से आपके मुल्क के अंदर रोजगार भी होगा, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन भी बेहतर होगी। और अगर यहाँ पर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट, SIFC और हमारे दोस्त ममालिक एग्रीकल्चर में आके काम करना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान का क्योंकि दारोमदार ही हमारी ज़राअत के ऊपर है, और हम अगर अपनी ज़राअत को इम्प्रूव कर लेंगे तो हमारे बहुत से इशूज रिजॉल्व हो जाएंगे। कॉटन की तरफ आ जाएं, शुगर की तरफ आ जाएं, और हमारी गंदम की तरफ आ जाएं, हम अपनी ज़रूरियात के साथ साथ हम इसको एक्सपोर्ट्स भी कर सकते हैं, जिससे हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, आपका किसान भी बेहतर होगा, उसको भी जो उसके मसाइल हैं वो कम होंगे, और इकोनॉमी में भी वो कंट्रीब्यूट करेगा। अच्छा, आपके क़याम के पहले साल SIFC का वन विंडो ऑपरेशन और पॉलिसीज़ में तसलसल पर जोर रहा। बतौर सनतकार आपके नज़दीक काउंसिल अपने मकसद में कामयाब हुई? देखें, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह SIFC अपना रोल फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ अदा कर रहा है,
आईटी के शोबे में एसआईएफसी एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है, जिससे हमारी आईटी की एक्सपोर्ट्स में, फ्रीलांसिंग में एक बहुत अच्छा हमें देखने को आया है कि उसमें बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं आईटी की भी। तो अगर ये इसी सूरत में मुमकिन हो सका है कि हमारी जो कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी की पॉलिसीज हैं, जिसकी वजह से आपका जो लोकल इन्वेस्टर है वो भी परेशान रहता है। तो अगर हम इस बात को मद्देनजर रखें कि अगर यही पॉलिसीज एसआईएफसी की ना सिर्फ हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए रहे, हमारी ये पॉलिसीज हमारे लोकल इन्वेस्टर्स के लिए भी रहेंगी, तो आपकी लोकल इंडस्ट्री भी इम्प्रूव करेगी और सनत अल्टीमेटली हमारी जॉब की अपॉर्चुनिटीज बेहतर होंगी। तो मैं समझता हूँ कि इसी वजह से एसआईएफसी का रोल बहुत बेहतर रहा, और अगर यही रोल हमारी लोकल इंडस्ट्री के लिए भी आ जाए तो ये हमारे लिए और बेहतर होगा। अच्छा काशिफ साहब, एसआईएफसी की कोशिशों से मुल्क में सऊदी अरब, यूएई की जानिब से सरमायाकारी के वादे भी हुए और मुसलसल एमओयू भी साइन हो रहे हैं। इन वादों और याददाश्तों को हम अमली सूरत में कब देख सकेंगे? देखें, इसमें एमओयूज एक पहला स्टेप होता है किसी भी दो एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशंस या ममालिक के दरमियान कि हम आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे और हम आपको आगे लेके चलेंगे। तो पहल बहुत अच्छी हुई है। दूसरे ममालिक आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को उन्होंने आमादगी जाहिर की है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ऐसा यहाँ पर फैसिलिटेशन देना होगा। इम्प्रेशन, इमेज बहुत ज़रूरी है। जब तक हम उसको और इम्प्रूव नहीं करेंगे ताकि हम बाकी ममालिक को भी ला सकें। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितने हमारे इस्लामी ममालिक हैं, और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने भी ये कहा कि 25-25 बिलियन डॉलर्स की वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर। तो अगर उन्होंने वादे किए हैं, एमओयू हुए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द वो वक्त भी आएगा जब ये इन्वेस्टमेंट्स हमारे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ शोबों में, जिस तरह के 5 शोबों की बात हो रही है कि 5 शोबों में ये ममालिक हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उम्मीद है कि बहुत जल्द ये इन्वेस्टमेंट आएगी और बहुत जल्द पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि 1 साल के दौरान एसआईएफसी सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने में कामयाब हुई है? देखिए, इसका पॉजिटिव इमेज बहुत है। जिस तरह से अगर एक बॉडी ऐसी हो जो तमाम आपके मुल्क के महकमों के ऊपर हो, जिस तरह से एसआईएफसी है, और उसमें तमाम सेक्टर्स के लोग हैं, तमाम मिनिस्ट्रीज हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी बैठते हैं, हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी बैठते हैं, तो इससे एमओयूज की तरफ जाना, दूसरे ममालिक का आमादगी की तरफ आना, तो अल्टीमेटली जब आमादगी हुई है और उसके बाद जब एमओयू साइन हुए हैं, तो ज़रूर हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट भी आएगी। और यही वजह है कि हमारे एग्रीमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये ममालिक जो हैं वो जल्द से जल्द हमारे मुल्क के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट करें। बहुत शुक्रिया काशिफ अनवर साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शोबा पाकिस्तान की उम्मीदों का मरकज़ है। आईटी हमें दर हकीकत मुआशी दलदल से निकालकर खुशहाली के समंदर में गौता जन कर सकती है। इस हकीकत का इदराक अपने क़याम के पहले रोज़ से खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ने किया, जिसका गैर मामूली नतीजा आईटी बरामदात के बढ़ते हजम की सूरत में निकला। एसआईएफसी की मीटिंग्स का हिस्सा रहने वाले पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन यानी पाशा के चेयरमैन मोहम्मद जुहेब खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी जानते हैं कि एसआईएफसी की कारकर्दगी कैसी रही है। जुहेब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 1 साल के दौरान आईटी बरामदात में 20% से ज़्यादा इजाफा। बरामदात में इजाफे की वजह कंपनीज की मार्केट अप्रोच है या हुकूमती पॉलिसीज में बेहतरी और तसलसल? आईटी एक्सपोर्ट की जो इंक्रीमेंट हुई है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक स्टेबिलिटी, एक कंटिन्यूटी इन द पॉलिसी, और उससे बढ़ के जो पॉलिसीज डिसाइड हुई उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो होना शुरू हुई है, उसका एक बहुत बड़ी ये वजह है जिसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट डेवलप हो रहा है, और लोग जो हैं अपनी डॉलर जो बाहर रखे हैं उनको बहुत यहाँ पे ला के उसको एग्जीक्यूट करने में उनको बहुत आसानी हो रही है। अच्छा जुहेब साहब, 1 साल के दौरान एसआईएफसी की छतरी तले एतमाद बहाली, इस्लाहात और इंतज़ाम कारी के लिए किए गए इक़दामात को आप कैसे देखते हैं, और मुस्तकबिल में आईटी के शोबे पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? देखें, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का एक बहुत बड़ा किरदार है
खास तौर पे ये ना सिर्फ पाकिस्तान को देना, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को ये मैसेज देना कि पाकिस्तान में इन्वेस्टर के लिए रेड टेपिज्म से रेड कारपेट की जो फैसिलिटेशन होना शुरू हुई है उसका एक बहुत बड़ा किरदार है। और जाहिर है उसमें पॉलिसी का तसलसल, पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन के अलावा जो हमारे यहाँ चैलेंजेस होते थे कि एग्जीक्यूशन होनी है, इम्प्लीमेंटेशन होनी है। फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक में एक सर्कुलर निकलता है और उस पर अमल दरामद होने के लिए जो एग्जीक्यूशन होती हैं उस पर एक बहुत बड़ा किरदार है। और उसके साथ साथ जो हमारी पाकिस्तानी आईटी कुछ बड़ी कंपनीज के चैलेंजेस थे, काफ़ी लोगों को FBR से इश्यूज थे, वो भी मसले मसाइल हल हुए हैं। इसका एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है दुनिया भर में कि पाकिस्तान में जो इश्यूज लोग सोचते हैं हो सकते हैं या होते रहें, वो उसका एक इत्मीनान बहाल हुआ है लोगों का। और जिस तरीके से SIFC काम कर रही है, आई बिलीव के पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा काम नहीं हुआ जिसमें सिविल और मिलिट्री लीडरशिप इन्वॉल्व है। उसके साथ साथ जो वर्टिकल्स हैं, जैसे एग्री का एक वर्टिकल है, माइनिंग का एक वर्टिकल है, एनर्जी का एक वर्टिकल है, IT का जो मेजर वर्टिकल है उसमें जो टीम भी मौजूद है उसका भी एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ क्रेडिट देना चाहिए उनको कि वो लोग 24 घंटे इसमें काम कर रहे हैं IT सेक्टर के साथ, IT कंपनीज के मालकान के साथ, स्टेट बैंक, FBR और उन इदारों के साथ और मिनिस्ट्री ऑफ IT की टीम के साथ। ज़ुहैब साहब, आप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एसोसिएशन की जानिब से SIFC के कनेक्शन में भी हैं। काउंसिल के रवैये में क्या संजीदगी देखते हैं? क्या काउंसिल को सॉफ्टवेयर हाउसेस के मसाइल का इदराक है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। ये मैं आपको बताता चलूं कि पाशा और मैं बीइंग अ चेयरमैन, हम हमारी पूरी टीम डे 1 से SIFC के साथ इंटरेक्शन में, और मैंने भी कुछ मीटिंग्स अटेंड की है। हमारी बात सुनी गई है, हमारी बात को और हमारी IT कंपनीज के जो चैलेंजेस हैं उनको सुना गया। एक और भी हमारा ज़ाहिर एक हिस्टोरिकल इशू रहा है कि जो IT कंपनीज ये किसी भी सेक्टर के लोग हैं, जब वो पहले मसले मसाइल समझाने की कोशिश करते थे तो वो सही तरीके से समझाते नहीं थे। कॉन्क्रीट बात पे स्पेसिफिक बात नहीं होती थी, जेनेरिक बात होती थी। जब स्पेसिफिक बात, स्पेसिफिक इदारा जो उसमें मुंसलिक है उस इशू में, तो जाहिर है उसके हल के लिए फिर उसी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन प्लान और स्ट्रेटेजी बनती है। तो उसमें हमारी बात 100% सुनी भी जा रही है। हमारे इश्यूज का, हमारे सेक्टर के इश्यूज का बिल्कुल SIFC को पता है। बहुत सारे मसले मसाइल हमारे हल हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों पे इस वक्त काम चल रहा है और हमें उम्मीद तो मैं क्या बोलूं, 100% भरोसा है इंशाल्लाह कि और बेहतरीन चीज़ें होंगी। और मैं आपको एक और बात भी बताता चलूं कि देखें, पॉलिसी कोई अनाउंस होती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू होती है, उसके रिजल्ट फौरी नहीं आते। आप देखें SIFC बनी जुलाई में और उसके बाद वो तसलसल चलता रहा। इसका जो पॉजिटिव रिजल्ट IT एक्सपोर्ट पे आना शुरू हुआ है वो नवंबर दिसंबर से आना शुरू हुआ है। आज हम मई में, हर महीने इंक्रीज हो रहा है। हम SIFC के साथ डेलीगेशन लेके पाकिस्तान से बाहर गए, सऊदीया गए। आप देखें सिर्फ सऊदी में पिछले 8 महीने में 61% IT की एक्सपोर्ट पाकिस्तान से बढ़ी है, जो कि स्टेट बैंक के नंबर्स के मुताबिक है। तो रिजल्ट भी सामने है, एग्जीक्यूशन भी सामने है। दुनिया भर में ज़ाहिर है एक अच्छा मैसेज भी गया है SIFC का, सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान भी आया है। तो आई बिलीव, और ये वो वाइड सेक्टर है बाय द वे जो कि ट्रेड सरप्लस है। बाकी सेक्टर में ज़ाहिर है जब एक्सपोर्ट हो रही होती है तो उसमें रॉ मटेरियल या इंपोर्ट भी शामिल होती है। पाकिस्तान की IT सेक्टर तो ट्रेड सरप्लस है, इनका तो रॉ मटेरियल या हमारी ह्यूमन रिसोर्स है। अच्छा ज़ुहैब साहब, डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम और फ्रीलांसर्स के लिए 50% आमदनी फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट्स में रखने की सहूलत को आप कैसे देखते हैं? मैं आपको बताता चलूं कि ये 50% डॉलर रिटेन भी ये SIFC का ही एक बहुत बड़ा काम है जो ये एग्जीक्यूट हुआ। और ये ना सिर्फ फ्रीलांसर्स के लिए, IT कंपनीज के लिए भी ये स्टेट बैंक ने सर्कुलर निकाल दिया और उस पर काम शुरू हुआ है। और मैं आपको बताता चलूं कि इससे पहले 35% था और हम 35% से 50% पे तो चले गए। इसमें असल चीज थी कि इसकी यूटिलाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी। पहले यूटिलाइज ही नहीं होता था 35%। यूटिलाइज क्या होता है कि इन पैसों को बगैर स्टेट बैंक के अप्रूवल के हम बाहर भी भेज सकें। जैसे 50% डॉलर रिटेन अकाउंट हुआ है, अब इसमें स्टेट बैंक के सर्कुलर में 2 अहम चीजें हैं। एक कॉर्पोरेट डेबिट कार्ड जो बैंक बना के देंगे US डॉलर करेंसी का,
जो कि 4 से 5 बैंकों ने बना के दे दिया है। टीयर 1 बैंक ने अभी कुछ बैंक ने, टॉप बैंक्स ने 2 हफ्ते पहले दिया है, उस पर भी काम हो रहा है। फिर दूसरा, इंटरनेट बैंकिंग के जरिए कि मोबाइल ऐप पे बैंकिंग है और उस ऐप के जरिए ये जो $50 रिटेन अकाउंट में है, इसको बगैर स्टेट बैंक के अप्रूवल के हमारी आईटी कंपनी की जो है उसको यूज करते हुए दुनिया भर में ये पैसों को भेजा जा सके। तो इंटरनेट बैंकिंग भी हमें बैंकों ने, स्टेट बैंक ने हमें ये अश्योरिटी दी है कि 1 से 2 माह में इंटरनेट बैंकिंग भी ये आ जाएगी। उसके बाद भी हमारी आईटी एक्सपोर्ट पे बहुत फर्क पड़ेगा, जैसे आप देख रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं आपको बताऊं कि 2025 जून तक हम बहुत अच्छी पोजीशन पे इंशाल्लाह चले जाएंगे पाकिस्तान। ज़ुहैब साहब, 4 सालों में आईटी बरामदात में सालाना 26% की शरह से इजाफा हुआ। हुकूमत ने आइंदा 5 सालों के लिए आईटी बरामदात को $10 अरब तक पहुंचाने का हदफ रखा है। आपके ख्याल में ये काबिल अमल है या इसके लिए हमें मजीद कुछ इकदाम की ज़रूरत होगी? देखिए, सबसे पहली चीज ये समझें कि जून 2023 में जो हमारी एक्सपोर्ट थी वो 2.6 बिलियन थी। इंशाल्लाह जून 2024 तक हम 3 बिलियन क्रॉस करके जा चुके होंगे। अब ये देखना है कि ये हमारी एक्सपोर्ट नहीं है, ये तो हमारी कॉस्ट है जो पाकिस्तान पैसे आ रहे हैं। एक्सपोर्ट तो इससे डबल है। अब वो पैसे पाकिस्तान बाहर क्यों होते हैं, उसकी 2 बुनियादी वजह है। हमारी बड़ी आईटी कंपनीज को बाहर आईटी अपनी ग्रोथ करने के लिए छोटी छोटी स्टार्टअप्स या कंपनीज को एक्वायर करना होता है। उसके पैसे हम आसानी पाकिस्तान से भेज नहीं सकते थे। अभी हमें इंशाल्लाह इस बजट में ये भी उम्मीद मिली है कि वो भी इंशाल्लाह ताला काम होने जा रहा है। दूसरा, हमारी आईटी कंपनीज को मार्केटिंग के लिए, ह्यूमन रिसोर्स की सैलरीज के लिए और मुख्तलिफ सर्विसेज को प्रोक्यूर करने के लिए डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है। तो अगर हमारी ये क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए बेहतर हो जाती है तो इससे हमारी चीजें बहुत बेहतर होंगी। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारी आईटी कंपनीज, जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, जो हमारी कंपनीज हायर करती हैं, डेवलपर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वो उस पर टैक्स जो है वो 35% तक का है, क्योंकि ज़ाहिर है सैलरीज आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा है, यही हमारी रॉ मटेरियल होता है। और अगर हम रिमोट वर्कर और फ्रीलांसर को देखें तो उस पर टैक्स जो है वो 0.25% रजिस्टर्ड फ्रीलांसर पर है और 1% नॉन रजिस्टर्ड पर है। तो इसमें ज़ाहिर है कि इस FBR का एक बड़ा नुकसान हो रहा है। तो हमने इस बजट में ये मांगा है कि आप आईटी सेक्टर के प्रोफेशनल को 5% टैक्स सैलरी जो है ना वो फिक्स कर दें। इससे 2 बड़े फायदे होंगे। एक तो हमारी आईटी कंपनीज के जो FBR को नुकसान हो रहा है कि वो रिमोट वर्कर या फ्रीलांसर में कन्वर्ट हो रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो हम बात कर रहे हैं बाहर से कैप्टिव कंपनीज लाने को, बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे दफातर खोलें, अगर उनको ये टैक्स बेनिफिट मिलेगा तो आप सोचें कुछ ममालिक में एक कैप्टिव कंपनीज के 2-2, 2.5 लाख लोग बैठे हुए हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग BPO का काम कर रहे हैं। तो ये कंपनीज हमारे मुल्क में जब दफ्तर खोलेंगी, लोग हायर करेंगी, इनको ये इंसेंटिव मिलेगा, तो $10 बिलियन क्या चीज़ है, मुझे बताया। ज़ुहैब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, पाकिस्तान हमारे ख्वाबों की सरजमीन, हमारी उम्मीदों का मरकज़ महवर, खुशहाली की मंजिल और हमारी इज्तमाई ताकत का निशान है। मुश्किल हालात, मुआशी बहरान, सियासी अदम इस्तेहकाम अपनी जगह, लेकिन ये यकीन मुस्तहकम होना चाहिए कि पाक फ़ौज और अवाम का मजबूत रिश्ता हमारे हर मसले का हल, हर परेशानी का इलाज और हर दर्द की दवा है। इसी मजबूत रिश्ते ने मुल्क के खिलाफ होने वाली हर साजिश को नाकाम बनाया और उसके हर शाहकार को मात दी है। यही मजबूत रिश्ता आने वाले वक्त में हमारी मुआशी तरक्की का ज़ामिन भी होगा और हमें एक मुस्तहकम कौम भी बनाएगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।